चलो, तो मैंने आपको भी बोला कि मैं आपको क्रोमोसोम के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा अलग से, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान सुनना। अभी तक मुझे, और यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से प्लीज देखते रहो। तो इमेजिन करो ये आपकी एक सेल है, इट इज अ सेल। अब इस सेल में क्या क्या चीजें हैं? इस सेल में अगर आप देखोगे, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अलावा ये जो बाकी का हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म है, हमें पता है ये बात तो, साइटोप्लाज्म। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर मेरे भाई, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा क्रोमोसोम्स, ऐसे, दिस इज क्रोमोसोम्स। अब कोई पूछे क्रोमोसोम्स होते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर क्रोमोसोम्स? ठीक है, तो मेरे भाई क्रोमोसोम्स हमारे वो होते हैं रॉड शेप, पहले बात तो ये होते हैं रॉड शेप के, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, और ये तभी विजिबल होते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। तो क्रोमोसोम्स आपको तभी विजिबल होंगे, ये सवाल भी आ रखा है एग्जाम में, ये तभी विजिबल हमारे होंगे ओनली व्हेन, विजिबल ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जो आपकी सेल डिवाइड हो रही होती है उस टाइम पर ही आपको विजिबल होंगे आपके क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है भैया? क्रोमोसोम्स के पास डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन सुना होगा आपने, राइट? सो क्रोमोसोम्स हैव डीएनए एंड प्रोटीन, इनके पास डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, अब बहुत लोग को दो चीज में डिफरेंस नहीं पता होता, एक होता है क्रोमेटिन और एक होता है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन एक होता है दोस्तों और एक होता है क्रोमोसोम। क्या आप मुझे बताएंगे भाइयों और बहनों, डिफरेंस क्या होता है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम में? किसी को पता है यहां पर? एनीवन? गेस करने की कोशिश करो, बाय वाले भी होंगे काफी लोग। क्या डिफरेंस है? थिन होते हैं, अच्छा, और? ठीक है, गुड, वेरी गुड, शाबाश, अच्छे लोग हो तुम लोग। ठीक है, यार एक और चीज पता है भाइयों, इस बार ना, ये प्लीज मॉक सब लोग देना, ठीक है? जो आपका इस वीकेंड से फुल मॉक स्टार्ट होगा, कोई भी मॉक प्लीज मिस मत करना, ठीक है? रिक्वेस्ट है आपसे। चलो, तो एक आपका होता है क्रोमेटिन, ध्यान रखना मेरे भाई, क्रोमेटिन जो आपका होता है ये अनकॉइल्ड होता है, मतलब ये आपका डीएनए का थ्रेड लाइक फॉर्म होता है, ऐसे ऐसे पड़ा होता है, ये क्रोमेटिन है आपका, दिस इज क्रोमेटिन। ओके, सो क्रोमेटिन होगा अनकॉइल्ड, यानी लूज होता है, और जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, ये अपने आप को अरेंज कर लेता है ऐसे, इस शेप में, प्रोटीन से यहां पर लिंक हो जाता है ऐसे शेप में, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, राइट? जो कि ऐसे पैक्ड होता है। तो ऐसे मान लो कि जैसे बाल खुले हैं तो वो हो गए क्रोमेटिन, आपको कहीं जाना है, आपने बाल बांध लिए, वो हो गया हमारे क्रोमोसोम। तो एग्जाम में डिफरेंस अगर पूछे तो ध्यान रखना, यहां लिख दे रहा हूं मैं, क्रोमेटिन हमारे होते हैं अनकॉइल्ड फॉर्म में, थ्रेड लाइक जो फॉर्म होता है डीएनए का, दे आर थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का दोस्तों थ्रेड लाइक फॉर्म होता है हमारे क्रोमेटिन, लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं ये कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं, इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म, टाइटली क्वाइल्ड होते हैं आपके, टाइटली क्वाइल्ड फॉर्म होते हैं आपके क्रोमोसोम के दोस्तों हमारे, ठीक? सो क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम में ये डिफरेंस है, पहली बात तो। ठीक, दूसरा, दूसरा ये है कि क्रोमेटिन जो आपका होता है ये इंटरफेस के टाइम पे होता है, ड्यूरिंग इंटरफेज आपको क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखेगा, ड्यूरिंग इंटरफेज। ओके, लेकिन क्रोमोसोम के शेप में आएगा कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन या ड्यूरिंग एम फेज, एम फेज ही होता है ना सेल डिवीजन का फेज। अब देखो यहां मैंने लिंक कर दिया जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कुछ देर पहले,
इंटरफेज होता है तैयारी वाला फेज, एम फेज होता है मेन फेज जहां पर सेल डिवीजन हो रहा होता है। तो इंटरफेज के टाइम पर दोस्तों क्रोमेटिन रहता है नॉर्मल, लेकिन एम फेज के टाइम पर वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम ये हो गया। अब आपके न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों ऐसे ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पहली चीज ये क्लियर हो गई, ठीक, ओके। अब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, राइट, कि हमारे कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, राइट, कितने प्रकार के हमारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, जरा हम उसे पढ़ने वाले। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स, ये जो बीच में होता है ना, ये जो बीच में इसने इसको जोड़ रखा है, राइट, इसको हम सेंट्रोमर बोलते हैं। तो सेंट्रोमर की लोकेशन के बेसिस पर, राइट, सेंट्रोमर की लोकेशन के बेसिस पर, सेंट्रोमर ये पॉइंट होता है जिसने कि इसको बांध रखा होता है। तो सेंट्रोमर की लोकेशन के बेसिस पर हम कैटेगराइज करेंगे क्रोमोसोम्स को। ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है भाई। सो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर की पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर। सेंट्रोमर कहां पर है भैया, उस बेसिस पर हम यहां पर कैटेगराइज करने वाले हैं। पहला, मेटासेंट्रिक, ठीक, मेटासेंट्रिक, फर्स्ट टाइप इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब ये है कि आपके इक्वल आर्म होते हैं हमारे, मतलब जैसे एक क्रोमोसोम ऐसे, ठीक, दूसरा क्रोमोसोम भी आपका ऐसे, थोड़ा सा उल्टा बन गया, रुक जाओ। ठीक है, तो यहां पर दोनों आपके बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका जो ये हमारा सेंट्रोमर है एकदम बीचों बीच होता है। तो मेटासेंट्रिक क्या होता है, जहां पर मिडिल में होता है सेंट्रोमर, मिडिल में होगा आपका सेंट्रोमर, और यहां पर दोनों इक्वल आर्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्स टू इक्वल आर्म। दोनों आपके दोस्तों इक्वल आर्म बनती है, मतलब एक आर्म ये है और एक आर्म ये, दोनों आर्म इक्वल। दिस इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक, ओके। नाउ सेकंड इज सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ये क्या होता है, मैं इसका पहले डायग्राम बनाता हूं, ठीक। ये कुछ आपका दोस्तों ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आपको डिफरेंस दिखा होगा कि यार एक आर्म छोटा है और दूसरा बहुत बड़ा है, ये दूसरा बड़ा है, ओके। तो यहां सब मेटा में क्या होगा कि सेंट्रोमर जो है वो थोड़ा सा दूर होता है, और यहां पर वन शॉर्टर आर्म, वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। एक आर्म छोटा होगा, दूसरा आर्म बड़ा होगा। दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। देन थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप आपका होता है दोस्तों एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में कुछ ऐसा होता है, देखो, ये क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि आपका यहां जो सेंट्रोमर है वो बहुत दूर होता है, राइट, और इसमें आपको मिलेगा वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, एक आर्म शॉर्ट, बहुत छोटा होगा, एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। ऐसे टाइप ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। लास्ट में वी हैव टेलोसेंट्रिक, फोर्थ इज टेलोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही तरफ होता है, दूसरी तरफ होता ही नहीं, राइट। तो यहां पे क्या होगा, जहां पर क्रोमोसोम हैविंग
क्रोमोसोम विच हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमर, किनारे पर एकदम होता है सेंट्रोमर। खत्म। ठीक है। सो ये दोस्तों हमारे टाइप थे क्रोमोसोम के। मैं रिपीट कर दूं आपके लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई देखो, न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है क्रोमोसोम, जो आपका सभी सेल्स में, आपकी बॉडी में करोड़ों सेल हैं, जैसे करोड़ों न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस के अंदर यूल फाइंड क्रोमोसोम्स, राइट। अब क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है आपने देखा। क्रोमोसोम के पास ही डीएनए होता है, इसी के अंदर प्रोटीन होता है, जिसकी कॉपिंग होती है फिर आपकी। ओके। अब क्रोमोसोम्स के हमारे टाइप होते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर, तो भाई मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो और टेलो। मेटा में क्या होगा, बीच में होगा। सब मेटा में थोड़ा ऊपर होगा। एक्रो में और थोड़ा ऊपर होगा। टेलो में एकदम किनारे पे होगा। बस इतना ही था। तो ये था आपका एक कैटेगरी। देन आते हैं हम कैटेगरी नंबर 2 पर। दूसरी कैटेगरी दोस्तों आपकी होती है बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें अपने क्रोमोसोम्स को, बेस्ड ऑन फंक्शन, तो इसमें क्या होगा। तो फंक्शन के बेसिस पर दोस्तों अगर हम देखें तो एक आपके हमारे होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स। दूसरे हमारे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी ट्रेट्स को। दे कंट्रोल योर बॉडी ट्रेट्स। ठीक। जैसे आपकी हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा। और ऑब्वियसली इंसानों में 22 पेयर होते हैं। ये जो नॉर्मल आप क्रोमोसोम पढ़ते हो ना, वो यही वाले होते हैं। इंसानों में दोस्तों 22 पेयर होते हैं आपके ऑटोसोम्स के। मतलब जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, 22 पेयर का मतलब 44 क्रोमोसोम। दूसरा दोस्तों आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो ये बताता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ये क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ओके। ह्यूमन में इसका एक पेयर होता है। ह्यूमन में केवल इसका एक पेयर होता है। अगर एक्स एक्स पेयर आया है तो कुछ और होगा। एक्स वाई पेयर आया है तो कुछ और होगा। अगर एक्स एक्स पेयर आया है तो फीमेल होगी, लड़की का जन्म होगा। और अगर एक्स वाई पेयर आया है तो लड़के का जन्म होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, रीसेंट स्टडी है कि अभी बॉयज में वाई क्रोमोसोम मिस हो रहा है। तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि गोइंग अहेड आपको लड़कियों का ज्यादा बर्थ देखने को मिल सकता है। पता था ये, वेरी हाई चांस। मजा आया, समझ आया। विन क्या है वे। सीट खाली जाएगी। अबे ये तुम्हें डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। ये डिफरेंस होगा जब आप हजार हजार सालों की बात करोगे ना, हजार हजार सालों को कंपेयर करोगे, उसकी बात। सर सर चकरा गया मेरा ये सब पढ़कर। मम्मी बगल में है, उन्होंने बोल कौन है जो ये सब। अच्छा। तो आयरन मतलब खुश होके बोला है या गुस्सा होके। वाई वाई नहीं हो सकता ना, बिकॉज फीमेल के पास वाई नहीं होता ना। फीमेल के पास सिर्फ एक्स होता है भाई। वाई वाई होगा तो वाई वाई हो ही नहीं सकता ना। वाई कैसे हो जाएगा। हम्म। आप विलुप्त होने के कगार पर हैं, बिल्कुल आपको बचाया जाएगा। क्यों नहीं। चलो मैं समराइज कर दूं, उसके बाद बस 2 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं बस, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक। ओनली गर्ल्स, वाओ व्हाट अ फ्री माहौल। मैम मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। फ्री माहौल। ठीक है। देखो ध्यान से। सो भाइयों, हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, राइट। क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं वो हमने पढ़ा कि इसके अंदर होगा। अब क्रोमोसोम का पहली कैटेगरी थी कि उनके टाइप पर, कि यार उनका सेंट्रोमर कहां पर मौजूद है, मेटासेंट्रिक, सब मेटा, एक्रो, टेलो। ठीक है। दूसरा था फंक्शन, ऑटोसोम्स जो आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन करते हैं। लेकिन आपके बॉडी में एक सेक्स क्रोमोसोम भी होता है, एक पेयर होता है, बस ध्यान रखना। एक्स एक्स अगर है तो आप फीमेल हैं, अगर एक्स वाई है तो आप मेल हैं। ध्यान रखना, वाई क्रोमोसोम जो है वो केवल मेल के पास होता है। मेल देता है वाई क्रोमोसोम, फीमेल नहीं देती। फीमेल के पास एक्स ही होता है। यानी ये मतलब है कि देखो, अगर बॉय होगा तो बॉय के पास एक्स और वाई दोनों होता है। और अगर लड़की होगी
उसके पास खाली एक्स होता है। अब अगर बॉय ने एक्स दिया और लड़की ने एक्स दिया, तो भैया एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब गर्ल पैदा होगी। बॉय गर्ल खाली एक्स ही दे सकती है ना, बॉय ने अगर वाई दे दिया तो एक्स वाई का मतलब तब लड़का पैदा होगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है लड़का पैदा होने के लिए भाइयों? राइट, लड़का पैदा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? भैया जी ये रिस्पॉन्सिबल, आपके हमारे लड़का ही रिस्पॉन्सिबल होता है लड़का पैदा होने के लिए। ठीक है, चलो ग्रेट परफेक्ट, होपफुली आपको मजा आया होगा। ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं करूंगा, इसी इसी में आप आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ेंगे, आपका जो हमारा ब्रेन का थोड़ा हिस्सा होता है वो, राइट, एंड दूसरा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जहाँ पे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं कि भैया जी रिफ्लेक्स एक्शन नर्वस सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, जहाँ पे आप ट्रॉपिज्म क्या होते हैं, है ना, और उसके अलावा नर्वस सिस्टम हमारे दो प्रकार के होते हैं, रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं, ब्रेन की चीजें हमारी, होमोलॉगस क्या होते हैं, एनोलॉगस क्या होते हैं, फिर हम आपस में थोड़ा इंटरेक्शन आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा 2 4 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। भाग मत जाना, पानी वानी पी के आ जाओ, खत्म करके जाना है, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं है। दिन भर तुम खूब बगाइती करते हो, मुझे पता है तुम कितना पढ़ाई करते हो खुद से, आई नो यू। बस मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूँ? अरे लॉन्गेस्ट की बात नहीं थी अनोनमस जी। तुम अच्छा, गुड मतलब गुड वर्क यार, हो सकता है। सर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जिसमें सब ऑफिसर्स ऑफिसर्स या जिनके एग्जाम क्लियर हैं वो लोग हैं। मालूम आपकी पिछले बैच की सब पीडीएफ है उनके पास, और क्या ऑरा है आपका? ओके, अच्छा तारीफ कर रहे हो, ठीक है, थैंक यू। कोई बड़ी बात नहीं यार, ठीक है। किसी देखो किसी और से को नहीं देखना, मैं एक सिंपल तरीका बताऊं, छोड़ो ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान नहीं देना मुझे आज, ठीक है, पढ़ना है। कभी कभी बात करेंगे तब करेंगे, ठीक है सब, चलो भाई आ जाओ वापस। अच्छा ये लिखा था क्या मैंने ऊपर कुछ? ठीक है, तो एक्स एक्स और एक्स वाई आपने देख लिया कि अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा और एक्स वाई होगा तो मेल होगा, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, मूविंग अहेड। अब हम चलेंगे आगे भैया जी, और हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं इट इज हमारा क्या, राइट, नेक्स्ट टॉपिक विल बी हमारा प्रभु, कि कैसे होता है, राइट, आपका हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी। आपने एक छुई मुई का पेड़ देखा होगा, है ना, जिसको आप छू लो तो वो मुरझा जाती है, छुई मुई हो जाती है ना, छुई मुई, आई एम श्योर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ छुई मुई वगैरह होती हैं, तो उनमें एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है वो टॉपिक है हमारा, बस आधे घंटे लगेंगे, आधे घंटे ज्यादा बोल दिया मैंने, 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट में आपका टॉपिक मस्त खत्म। एंड देन फिर कल एक टॉपिक बचेगा पढ़ाने का, वो है डाइवर्सिटी, जिसको स्किप भी कर सकते हैं अभी के लिए, जैसा आप लोग डिसाइड करना, आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि वहां से सवाल आए भी हैं, तो एक आता है और बड़ा लंबा टॉपिक है, राइट, और तुम्हें रटना ही पड़ेगा पूरा, उसमें मैं कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो आपको पूरा रटना ही पड़ेगा। सो आप बताना जैसा आपका मन हो, ठीक है। चलो ठीक है, शुरू करता। तो मेरे भाई पहली चीज इसी में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में भी, कि हमारा ब्रेन एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा होता है, राइट, एंड ब्रेन के अलावा यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम एंड बाकी चीजें कैसे काम करती हैं। चलो, तो मेरे भाई आपका नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन, ये तीन चीज हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। एक बार बस मुझे प्लीज कंफर्म कर दो इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या मैं ऑडिबल हूँ दोस्तों? परफेक्ट, ठीक है, ओके, गैंग लीडर्स। तो भाइयों एक हमारा होता है ट्रॉपिज्म, ओके, ट्रॉपिज्म क्या होता है? ट्रॉपिज्म का मतलब पहले हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आपका प्लांट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कैसे वो बिहेव करता है, राइट, आपके प्लांट्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, पहले हम वो देखने वाले हैं, ध्यान से आ जाओ। तो मेरे भाई एक आपका होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, या एक आपका होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म वर्ड का मतलब होता है कि कैसे आपका प्लांट
लाइट से रिएक्ट कर रहा है या लाइट के हिसाब से कैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है या कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। सो टोटली ये लाइट पर डिपेंडेंट होता है। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, अब यहां पर सन है। नॉर्मली अगर कभी आपने नोटिस किया हो, जो आपकी स्टेम होती हैं पेड़ पौधों की, वो सन की तरफ झुक जाती है थोड़ा। अगर आप कोई भी पेड़ देखोगे, सनफ्लावर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सनफ्लावर में तो आपको बहुत डायरेक्टली विजिबल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम ट्री। आप कोई भी ट्री देखोगे, प्लांट देखोगे, थोड़ा वो ईस्ट की तरफ झुके होते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जो रूट होता है, रूट इसके अपोजिट जा रही होती नीचे। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जो भी आपका स्टिमुलस है, उसके डायरेक्शन में जो लोग जाते हैं उनको आप बोलते हो पॉजिटिव। तो प्लांट में अगर आप देखोगे, जो आपका प्लांट का स्टेम होता है वो लाइट के डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपका स्टेम शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन जो रूट होता है वो शो करता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, बिकॉज वो लाइट के अपोजिट जा रहा होता है। सो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है, आपका रूट। ये मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि लाइट यानी सन से जो लाइट आती है, उसके रिस्पॉन्स में शूट कैसे बिहेव करता है और रूट कैसे बिहेव करता है। तो रूट उस लाइट के उल्टा डायरेक्शन में मूव करता है, जिसको आप कह सकते हो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और शूट हमारा दोस्तों सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जिसको आप कह सकते हो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये दो चीज ध्यान रखें, ठीक है भैया। चलो, दूसरा हमारा होता है एक जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, यानी जमीन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। सो जियोट्रॉपिज्म में क्या है भाइयों, जियोट्रॉपिज्म में एक होता है आपका अगेन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड सेकंड वी हैव नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक। तो जियो, आप देखो रूट आपकी जमीन की तरफ जाती है, राइट। तो रूट क्या शो करेगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जो आपकी रूट्स हैं वो शो करेंगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो आपकी शूट्स हैं भाइयों, वो शो करेंगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सिंपल। दूसरा अगर मैं बात करूं हाइड्रोट्रॉपिज्म की, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है वो कौन शो करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, एंड दूसरा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म आपका शो करेगा अगेन रूट, क्योंकि पानी नीचे होता है और रूट भी आपके नीचे जाएगी, ठीक। और जो शूट होगा वो शो करेगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। कितना आसान, ठीक है। उसके बाद देन आपका आता है एक केमोट्रोपिज्म। फिर मैं आपको एक सीएबीएफ का पीवाई को कराऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म में क्या होता है, आपके प्लांट का ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है दोस्तों, वो आपके फॉल करेगी केमोट्रोपिज्म, ठीक है। जब भी पॉलन ट्यूब्स की ग्रोथ होती है उस टाइम पर यू कैन ऑब्जर्व दिस। अब लेट मी गिव यू सीएबीएफ का एक पीवाईक्यू एंड देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। एनडीए वाले जिनको नहीं पता सीएबीएफ क्या होता है भाई, सीएबीएफ आपके सीडीएस से एक लेवल क्या मतलब दो तीन लेवल ऊपर एग्जाम होता है, राइट, ध्यान रखना। ओके। तो सीएबीएफ का एक सवाल है कि शूट्स ऑफ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट।
and it can be designated to be designated. ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिज्म। तीसरा ऑप्शन है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड चौथा ऑप्शन है निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। चलो पोल में जवाब बताइए। थोड़ा सोच लो भैया मेरे। केवल 58% का सही है। और फिर आपको लगता है इतना आसान चीज भैया पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाता। देखो क्वेश्चन ये था कि जो प्लांट का शूट होता है, अगर ये प्लांट है, शूट ये ऊपर का हिस्सा होगा, रूट नीचे होगा, ठीक है। प्लांट का जो शूट है, शूट्स ऑफ अ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट। अब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पहला ऑप्शन था नेगेटिव फोटो। यार लाइट तो ऊपर से आती है ना, तो ये तो लाइट की तरफ ही जा रहा है ना ऊपर, तो ये पॉजिटिव फोटो होगा ना, नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो पहला आंसर नहीं होगा। पॉजिटिव कीमो, कीमो के लिए बस पॉलन ट्यूब्स होते हैं, कीमो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पॉजिटिव हाइड्रो, पानी तो नीचे होता है ना, जो आपका शूट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो पानी के उल्टा जा रहा है ना, तो ये नेगेटिव हाइड्रो होगा ना। नेगेटिव जियो, जियो मतलब नीचे जमीन, और जमीन के उल्टा जा रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, खत्म। तो ये कौन सोचेगा? कितना आसान सवाल था, लेकिन सोचने वाला सवाल था। चलो ठीक है, आ जाओ। तो ये था आपके प्लांट्स हमारे कैसे अलग अलग स्टिमुलस से बिहेव करते हैं दोस्तों, बाहर के नेगेटिव और पॉजिटिव कौन, यहां से पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अबाउट नर्वस सिस्टम, कि भैया हमारा नर्वस सिस्टम जी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम की हम बात करें, दो पार्ट होते हैं इसके नर्वस सिस्टम के हमारी बॉडी में। एक पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, एक पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या डिफरेंस है? जो आपका सीएनएस होता है विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम भाइयों, इसमें ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं हमारे। जो आपका पीएनएस होता है,
राइट, ये सभी नर्व से मिलके बनता है। तो हमारी बॉडी में, राइट, हमें एक नेटवर्क चाहिए होगा ना। जैसे कोई भी चीज आपको एक ट्रांसपोर्टेशन की चेन चाहिए होती है, कुछ भी चीज आपको मूव कराना है, यू नीड ट्रांसपोर्टेशन की चेन, राइट। सिमिलर यहां पर, ओके, सिमिलर यहां पर है कि आपकी बॉडी में, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है, मैसेजिंग के लिए आपने कोई चीज देखा, अब आपके ब्रेन को कैसे पता कि वो कौन है जिसको आपने देखा। आपने किसी को टच किया, आपका ब्रेन के अंदर तुरंत मालूम चल जाएगा कि अच्छा ये तो इसका टच है। आपने पेन उठाया, आपके ब्रेन को मालूम चल जाएगा कि ये तो पेन है। तो ए टू जेड कुछ भी आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये सब कुछ न्यूरॉन्स की वजह से ही हो रहा है। आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं हजारों करोड़ों, हजार मतलब हजार करोड़ के ऊपर इतने न्यूरॉन्स हैं जिनकी वजह से यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोस्तों क्या है, इस ये सारा काम करता है, जिसमें ब्रेन आता है और साथ में आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्कल के द्वारा। जो आपका ये स्कल है ऊपर, स्कल के अंदर ही आपका ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है पीछे। ओके, सो इट इज प्रोटेक्टेड बाई, इट इज प्रोटेक्टेड बाई स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम है जो इसको करते हैं प्रोटेक्ट। दूसरा, जो आपका पीएनएस है वो क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक पहुंचाने में हेल्प करता है, क्योंकि सभी नर्व्स से मिलके बना होता है। तो यही नर्व होती हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को, सभी इंफॉर्मेशन को, राइट, ब्रेन से लेकर, फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है। ध्यान रखना, तो ये चीज है दोस्तों हमारी यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट। चलो, अब कुछ हमारे बॉडी में होते हैं रिसेप्टर। जैसे आप कुछ भी खाते हो, आपको कैसे मालूम चलेगा इसका टेस्ट क्या है। तो हमारी बॉडी में टेस्ट को जज करने के लिए अलग रिसेप्टर होते हैं। हमारी बॉडी में जो आप सुन पा रहे हो, उसको कैच करने के लिए अलग रिसेप्टर होते हैं। जो आप दोस्तों देख पा रहे हो, साइट कर पा रहे हो, इसको करने के लिए कोई और रिसेप्टर होता है। जो आप स्मेल कर पा रहे हो, इसको करने के लिए कोई और होता है। यू कैन टच, इसको के लिए, इसके लिए कोई और होता है। तो आप कोई चीज को टेस्ट कर पाते हैं, इसके लिए आपकी बॉडी में होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। यू हैव गस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, आप कुछ चीज सुन पाते हो, इसके लिए आपके पास होता है फोनो रिसेप्टर। देखने के लिए आपके पास होता है फोटो रिसेप्टर। इसमें के लिए होता है ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। टच के लिए होता है टैंगो रिसेप्टर। प्लीज नोट कर लो, एग्जाम में पूछता है ये दोस्त, प्लीज नोट करिए। चलो ग्रेट, ठीक है। तो भाइयों, ये सारे आपके बॉडी के होते हैं रिसेप्टर। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज, राइट। बहुत आराम से आपको समझ में आएगा ये होता क्या है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे ऑर्डर के ऊपर पूछता है। तो भाइयों ध्यान रखना, एक आपका होता है रिफ्लेक्स एक्शन। हमारी बॉडी में, हम सबकी बॉडी में होता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है ये समझते हैं। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज बेसिकली, ये आपके ऐसे एक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। पहले बात, ये आपके होते हैं ऑटोमेटिक एक्शन, ठीक। क्विक एक्शन होते हैं, जो आपका इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के लिए। अब देखो हमारी बॉडी में यार, सोचो, अगर हर चीज आप कॉन्शियस होके ही करोगे, तो आपका जो रिएक्शन टाइम है उतना फास्ट नहीं है, ठीक है।
अगर कोई भी चीज हो रही है, सोचो आपका ब्रेन भी नॉर्मल कंडीशन में कितना तेज काम कर रहा होता है, फिर भी आप उतने तेज नहीं हो, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जिनको बनाए गए हैं सिर्फ इसलिए कि आप ये देख पाओ भाई कि आपको बाद में इंफॉर्मेशन हम देंगे, उस इंफॉर्मेशन देने के पहले ही हम एक्शन ले लेंगे। जैसे गलती से आपका किसी गर्म चीज पर हाथ पड़ गया, आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने आप वहां से हाथ हट जाएगा, ठीक है। गलती से कोई कीड़ा आपकी आंख की तरफ आ रहा है, आपकी आंख अपने आप बंद हो जाएगी। ओके। तो ये सारे चीज जो आपके ये सारे एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ध्यान रखना। तो भाई इसको ध्यान रखना एक और चीज कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। ओके। सो ये आपके ऑटोमेटिक क्विक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के लिए एक आपका ये ऑटोमेटिक इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। आपका ब्रेन इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होता, नॉट ब्रेन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रेन जवान इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है जो इन्वॉल्व होता है। अभी काम कैसे करता है, लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू। आप इमेजिन करो, ये कैंडल है, कैंडल लग रही होगी होपफुली, ठीक है। अब ये आपका हाथ है, ठीक है। ये हाथ है भाई तुम्हारे दोनों। कंफ्यूजन अगर हो तो देख लेना, ये आपका हाथ है। ओके। अब ध्यान से देखना भाइयों, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड और ये है लास्ट में आपका ब्रेन। ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब होता क्या है, सबसे पहले नंबर वन स्टेप, ध्यान सुनना। हम बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है। ओके। जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है एग्जैक्टली वो काम करता है कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ कि पहले आपको दिखेगा कोई गर्म चीज आई भैया, किसी गर्म चीज ने को आपने टच कर लिया। ओके। किसी गर्म चीज को मेरे भाई आपने यहां पर टच कर लिया, ठीक। तो पहले स्टिमुलस आएगा, आपके यहां पर जो न्यूरॉन्स होंगी वो भागेंगी, भागो भागो भागो, राइट। तो जैसे ही स्टिमुलस आया, तुरंत जो आपकी यहां न्यूरॉन होंगी वो उसको रिसीव करेंगे, जिनको आप बोलते हो रिसेप्टर। तो स्टिमुलस आने के बाद फिर यहां पर होगा रिसेप्टर। ओके। जो आपने भी ऊपर देखा, सेंसरी रिसेप्टर, राइट। तो ये डिटेक्ट करेंगे, रिसेप्टर जो आपके होंगे ये डिटेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर हीट को, उस हीट को ये डिटेक्ट करेंगे कि अच्छा भाई लाओ, कौन हो भाई तुम। जब उस हीट को ये कर लेंगे डिटेक्ट, तो उसके बाद फिर वो हीट यहां से जाएगी जाएगी जाएगी, एंड देन ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन है, ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, दिस इज योर सेंसरी न्यूरॉन। ये मैसेज लेकर भाग रही है कि भाई आग लग गई, भाई गरम छू लिया भाई। सेंसरी न्यूरॉन है दोस्तों, ये एक मैसेज कन्वे करेगी। किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएगी कि सुना तुमने, हाथ ने छू लिया है कुछ गर्म,
ठीक। तो नंबर 4 पर क्या होगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड को मालूम चलेगा। अब आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, ये जो ग्रीन आपको दिख रही है ये है आपकी मोटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा मोटर न्यूरॉन को कि ओ भैया न्यूरॉन जी जाओ जरा। नर्व एक ऐसी नर्व होती है दैट सिग्नल्स मैसेज या सेंड्स मैसेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल। स्पाइनल कॉर्ड से मसल में मैसेज लेकर जाएगी। तो ये तुरंत आपकी ये ग्रीन वाली यानी आपकी ये मोटर न्यूरॉन भागेगी और जाकर आपके इस इफेक्टर को, इसको बोलते हैं इफेक्टर, इफेक्टर मतलब आपका हाथ जिसको एक्शन लेना है, उसको बोलेगी भाई हाथ हटा लो, और आपका यहां से एक्शन होगा और आपका हाथ हट जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आपके सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन में आपकी इतनी सारी चीजें होती हैं। सॉरी, आपके रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, आपने जैसे ही कोई गर्म चीज छुआ, पहला स्टेप होगा स्टिमुलस कि यार कुछ गरम गरम फील हुआ। वहां जो न्यूरॉन्स होंगी वो उसको रिसीव करेंगी, जिनको आप बोलते हो रिसेप्टर। उनको लगेगा कुछ तो गरम गरम लग रहा है, वो तुरंत भागेंगी और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड को बोलेंगी बॉस कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ब्रेन को बाद में बताएंगे, पहले आप देखो क्या हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत बोलेगा मोटर न्यूरॉन को कि जाओ भाई जाओ जाओ जाओ, तुरंत एक्शन लो, और जाए के तुरंत आपका हाथ हट जाएगा। अब आप सोचो ये चीज कितना फास्ट होती है और उसमें इतने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन को मालूम चलता है लेकिन कुछ देर के बाद। भाइयों कभी आपके साथ एक चीज हुआ है, कभी आप वॉक कर रहे हो और आपके पैर की छोटी उंगली कभी बेड से टकराई है? हैं? कभी हुआ है? और वो जो 1 सेकंड होता है, कभी देखा है आपने? वो जो 1 सेकंड होता है मौत का नाच होने से पहले, आपको पता होता है कि अब दर्द होने वाला है भयंकर वाला, लेकिन वो जो 1 सेकंड का कुछ सवा हिस्सा होता है उस टाइम पर आपको दर्द नहीं होता। कभी देखा है? जैसे लड़ते हो ना तुरंत दर्द नहीं होता, लेकिन वो बस 1 सेकंड के बाद जो भयंकर दर्द होता है ना, ओ हो, तो वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया होता तब तक। ब्रेन को बाद में मालूम चलता है। डायग्राम देख कर डर गए? अच्छा, अभी तुम्हारा मैं तुम लोग से अच्छा ही बनाता हूँ मैं, ठीक है? बड़े आए, इमेजिन करके ही चीख निकल गई। बढ़िया। योगेश के तो अलग दुख दर्द है। ओके, बैग पे किक किया था, नेल ही उखड़ गया। हाँ ठीक है, जो भी ऐसे हैं। हम्म अरे लार्जेस्ट न्यूरॉन ही है वो, मैं उसकी बात कर रहा था यार, सेक्सुअल उसकी सेल्स की। ठीक, चलो ओके। तो ये पूरी चीजें कृपया करके ध्यान रखेंगे, आपके रिफ्लेक्स एक्शन में ये सारी चीजें दोस्तों आपकी होती हैं। अब आपके बॉडी में ऐसे करोड़ों सेल्स हैं, सॉरी करोड़ों न्यूरॉन्स हैं। अगर मैं एक न्यूरॉन का थोड़ा यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, आपका न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आपके न्यूरॉन्स कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी ध्यान रखना, ये जो पार्ट होता है इसको आप एक्सॉन बोलते हो। ओके, ये आपका न्यूक्लियस होता है न्यूरॉन में। ये डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन्स में। सेल बॉडी है पूरी। ऐसे ही फिर एक और न्यूरॉन, एक और न्यूरॉन, एक से दूसरे में मैसेज आएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, ऐसे करते करते फिर आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है। और सोचो ये चीज कितनी फास्ट होती है। तो ये आपका दोस्तों साइनैप्स होता है। साइनैप्स जो आपका होता है दोस्तों, ये गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो आपका गैप होता है उसको आप साइनैप्स कहते हो। ठीक है, इट इज कॉल्ड साइनैप्स। ध्यान रखेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन का ना ये ऑर्डर कई बार पूछा गया है। चलो लास्ट टॉपिक दोस्तों हमारा ब्रेन, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। पता है ब्रेन के ऊपर आज तक सवाल वैसे नहीं आए जैसे आने चाहिए। जितना इंपॉर्टेंस दिल को मिला है, जितना इंपॉर्टेंस लंग्स को मिला है, राइट, उतना इंपॉर्टेंस ब्रेन को मिल नहीं पाया।
ओके। ठीक है। पता नहीं क्यों, तो ब्रेन के ऊपर सवाल आए नहीं है यार, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ तो सकते नहीं हम लोग, पढ़ना तो पड़ेगा भाई देखो। और है बहुत आसान, बस रटना है आपको। तो लेट मी ड्रॉ ब्रेन। ये है आपका ब्रेन। कुछ ऐसा ऐसा होता है। कुछ भी बना दें, आपको कौन सा पता है कैसे होता है ना। ये दोस्तों आपका ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन का जो ये आगे का हिस्सा है, ये यहाँ पर होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस, ये आपने पढ़ा था हॉर्मोन्स में। और भैया जी रिक्वेस्ट है, कृपया रिवाइज कर लिया करो। मेरे सिलेबस खत्म करने से, मेरे 4 बार रिवाइज करने से तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे प्रभु, तो प्लीज स्पाइन, एक सेकंड, हाँ, प्लीज यार रिवाइज कर लिया करो यार, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। पेपर में याद ही नहीं आएगा इतना पढ़ लिया। और अभी तो एक सब्जेक्ट पढ़ा है, अभी इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ओके। बाकी सब्जेक्ट्स होंगे उसके बाद, तो फिर आपका एफकैड भी इस बार पहले है। और मुझे पता है कि पूरे जनवरी में आप सीडीएस पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे जो सीडीएस वाले हैं। तो इसलिए जनवरी एंड आते आते ना, मेक श्योर बायो अच्छे से, केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी तब तक, और ज्योग्राफी हो चुकी होगी। तो बायो, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश का मेजर पोर्शन हो चुका होगा। इतना अच्छा कर लोगे ना, उसके बाद फिर आपके बस वही, ओके, उतना फोकस करना टॉपिक होंगे नहीं, हो बाद में आसान लगेगा। पॉलिटी एकदम आसान है, कहानी सुनोगे आप पॉलिटी में तो मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। राइट, बस इकोनॉमिक्स में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और लड़कियों को करनी पड़ेगी हिस्ट्री में, बिकॉज लड़के हिस्ट्री नहीं भी पढ़ेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी कट ऑफ हो जाएगी। तो स्मार्टली मेहनत करते हैं, लेकिन हाँ अभी से करोगे तो बेटर रहेगा। लास्ट में फिर कम पुश करना पड़ेगा, नहीं तो फरवरी मार्च में परेशान घूमते रहोगे। ठीक है, उस टाइम पर हम दिवस मनाएंगे, 2 दिन 3 दिन बायो दिवस, जहां पर इतने सवाल करेंगे बायो के फॉर सेम एनडीए सीडीएस, तुम्हारे लास्ट 5 6 साल के एक भी पीवाईक्यू नहीं बचेगा। उसके अलावा 100 100 150 क्वेश्चन मैं बनाया करूंगा उस टाइम पर सब्जेक्ट वाइज। इतना करने के बाद कुछ बचता ही नहीं कि सवाल आए कुछ, समझे, इन इंडिया एज वेल एज इन सीडीएस। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट का हम करेंगे लास्ट में। लेकिन जब आप प्रिपेयर्ड होंगे, बेसिक्स क्लियर होगा, क्लासेस देखे होंगे, तो रिवाइज करना आसान होगा हमारे लिए, वरना। चलो, हाइपोथैलेमस। दोस्तों ये आगे का हिस्सा हमारा होता है फोर ब्रेन का हिस्सा। ये बीच का हिस्सा होता है मिड ब्रेन का। और पीछे का होता है हिंड ब्रेन। ओके। हिंड ब्रेन के दोस्तों 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉन्स, देन वी हैव मेडुला, देन सेरेब्लम। ये 3 हिस्से होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरेब्लम। ओके। ये आपके तीनों हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। अब इनके काम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब देखो, जो भी आपको आपके दिल में, दिमाग में जो भी यादें हैं ना उसकी, या फिर किसी और चीज की, वो सब आपके फोर ब्रेन में स्टोर होता है। तो जो आपका फोर ब्रेन होता है भाई, फोर ब्रेन आपका वो पार्ट होता है जिसमें, पहले बात तो दिस इज योर मेन थिंकिंग पार्ट, आप सोचते हो फोर ब्रेन से। मेन थिंकिंग पार्ट है आपकी बॉडी का फोर ब्रेन। ओके। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज हैं, सब आपके यहीं पर स्टोर रहते हैं। जितने भी आप वॉलंटरी एक्शंस ले सकते हो, मैं चाहता हूं मैं अपना हाथ उठाऊं, उठा सकता हूं। मैं चाहता हूं वॉक करना, कर सकता हूं। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, सब कुछ फोर ब्रेन हेल्प करता है हमें। जो भी आपके सेंसरी वाले एक्शन है, आप सुन सकते हो कुछ भी, हियरिंग, आप कोई चीज स्मेल कर रहे हो, क्या स्मेल कर रहे हो, आप कोई चीज देख रहे हो, ये सारे काम फोर ब्रेन में ही होते हैं। फोर ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सभी चीज को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए। ठीक। मिड ब्रेन का उतना कुछ खास काम नहीं होता, मेन होता है हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन जो आपका होता है दोस्तों, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, वो हिंड ब्रेन की वजह से होते हैं। आपको वॉमिटिंग आ रही है, यू कैन नॉट कंट्रोल, आपके दिल की धड़कन चल रही है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, तो हिंड ब्रेन में आपका एक पॉन्स होता है, पॉन्स होता है जो कंट्रोल करता है आपका स्लीप साइकिल। मेलाटोनिन हार्मोन भी यहीं पर आप रिकॉल कर सकते हो, पीनियल ग्लैंड रिकॉल कर सकते हो, हेड में ही होता है आपके। जो आपका मेडुला होता है भाई, ये रेगुलेट करता है आपका ब्लड प्रेशर,
आपकी हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट। एंड देन यू हैव सेरेबलम। सेरेबलम होता है, सेरेबलम जो आपका होता है दोस्त, ये बैलेंस बनाता है आपकी बॉडी का। यानी आज के दिन मैं पढ़ा पा रहा हूं सही से, या मैं लिख पा रहा हूं हाथ से अपने, बिकॉज मेरी बॉडी का बैलेंस है। तो इट इज सेरेबलम विच इज रिस्पॉन्सिबल भाई। जब आप अल्कोहल का सेवन कर लेते हो तो सेरेबलम दरवाजा बंद कर लेता है अपना, कि जाओ भैया जो मन है वो करो। इसीलिए आप लड़खड़ाते घूमते रहते हैं। तो आप यू कैन वॉक, आप फ्रीली वॉक कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, डांसिंग कर रहे हो, राइट, जो भी है डांस कर सकते हो। ओके, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेरेबलम। सेरेब्रम फोरब्रेन में आता है, सेरेबलम आता है हिंड ब्रेन में आपके। तो कृपया इनके काम ध्यान रखेंगे भैया जी। बस इतना ही पूछता है आपसे, फोर ब्रेन का और हिंड ब्रेन का। ओके, तीसरा लास्ट चीज, दो प्रकार के आपके जीव होते हैं। एक होते हैं होमो, ये बस लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बस 2 मिनट और। होमोलॉगस स्ट्रक्चर दोस्तों एक होते हैं हमारे, और दूसरे हमारे होते हैं एनालॉगस। दो जीवों को हम होमोलॉगस कब बोलेंगे और एनालॉगस कब बोलेंगे, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। होमोलॉगस तब बोलेंगे जब ये सिमिलर ऑर्गन्स हो इनमें, सॉरी सिमिलर ऑरिजिन हो, इनका ऑरिजिन सिमिलर हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। जैसे एक ह्यूमन का हाथ और एक डॉग का हाथ, दोनों हाथ ही हैं, लेकिन ह्यूमन का हाथ का काम कुछ और है, डॉग के हाथ का काम कुछ और। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलॉगस, जो इनका ऑरिजिन सेम है लेकिन काम अलग अलग करते हैं। एग्जाम्पल, आर्म ऑफ अ ह्यूमन एंड लेग ऑफ डॉग। ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारा आता है एनालॉगस। एनालॉगस में इसका जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट। ये आपके सिमिलर होते हैं फंक्शन में, सिमिलर इन फंक्शन, बट डिफरेंट होते हैं आपके ओरिजिन। जैसे हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल कौन हो सकता है, बैट के विंग्स आई गेस हमारे एग्जाम्पल में आ सकते हैं, राइट। जो आपके हमारे बैट के विंग्स हैं, ओके, वो आपके हो सकते हैं। तो एनालॉगस का मतलब ये हुआ कि भाई जहां पर आपके ऐसे बॉडी पार्ट जो सेम परफॉर्म करें, ठीक है। जैसे हो गया मान लो विंग ऑफ अ बर्ड, बर्ड का विंग और बैट का विंग, दोनों आप देखोगे अलग दिखेंगे। बर्ड की विंग अलग दिखेगी, बैट का विंग अलग दिखेगा, लेकिन दोनों का काम क्या है, उड़ना। ठीक है, ध्यान रखना। या फिर आंख ले लो, आईज ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आंख और ह्यूमन की आंख। मैं इसको रिपीट करूंगा, प्रश्न मत दो। दोनों अगर देखोगे, दोनों का काम क्या है, सेम है, देखना, लेकिन दोनों का ऑरिजिन अलग है। ओके, दोनों का हमारा क्या है, ऑरिजिन अलग है। तो इसको ऐसे याद कर लो, ट्रिक मैं आपको बताता हूं। एनालॉगस से ऐसे याद रखना, एनालॉगस का मतलब एक्शन सेम, ए फॉर एक्शन। ओके, ए फॉर एक्शन। तो एनालॉगस में ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गन्स हम देखते हैं जिसमें एक्शन सेम होता है, और होमोलॉगस में इसका उल्टा, ऑरिजिन सेम होता है, एक्शन डिफरेंट होता है। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा बायोलॉजी का एक बहुत बेहतरीन सिंपल टॉपिक। लेट मी रिपीट दिस, कि हमने आज हमने जब पढ़ाई शुरू की भाइयों, पहले हमने पढ़ा आपका रिप्रोडक्शन की चीजें, थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में समराइज किया था। उसके बाद हमारे सेल डिवीजन, डीएनए, आरएनए, फिजन, रिजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये नाम याद रखिएगा, पूछता है डायरेक्ट, ऐसे सवाल आ जाएंगे एनडीए सीडीएस में आपके। उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, एंड देन फिर हमने स्टार्ट किया, पहले हमने क्रोमोसोम के बारे में अलग से पढ़ाई की, एंड
देन उसके बाद जो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें दोस्तों हमने देखी। खत्म। एंजॉय किया क्या बालक पार्टी? चलो। सर ब्रेन में सारे पढ़ाई लिखाई कर ले। ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं यार, डोपामिन रिलीज करता है ब्रेन के न्यूरॉन, जो कि आपका प्लेजर के लिए होता है। डोपामिन देखो कैसे भी हो सकता है रिलीज, जैसे मान लो आपका फेवरेट खाना खा रहे हो, वहां रिलीज हो जाएगा। आप फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हो, वहां हो सकता है। राइट। आप कोई गोल अचीव कर लेते हो, ठीक है, वहां पे हो सकता है आपको डोपामिन रिलीज। ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए बता दूं? अच्छा रुक जाओ। रिदम जी प्लीज आप सीरियस जर्नी एडमिन 1 सर्च कर लीजिए, उनको भेज दीजिए। सर आप वेज हो नॉन वेज? वेजिटेरियन हो भाई मैं। एक भाई साहब ने एक डाउट पूछा है टाइप्स ऑफ आरएनए, मैं जरा बता दूं उसके बाद बस खत्म। आरएनए के टाइप, ऑल्दो इसको आप जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो पढ़ाता हूं मैं, बट अभी पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। दोस्तों तीन होते हैं मेन, होते तो कई सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे तीन है। एक आपका होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए। बस 2 मिनट और यार। एमआरएनए, टीआरएनए, और तीसरा होता है आरआरएनए। ओके। तीन आरएनए हमारे होते हैं मेन। अब ध्यान से देखना, एमआरएनए का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए होते हैं आपके। ओके। ये क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं, दे कैरी जेनेटिक कोड को डीएनए से राइबोसोम। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा बहुत आप रिकॉल भी करना, आपको पढ़ाया है। एमआरएनए जो होता है दोस्तों, ये मैसेंजर आरएनए होता है। ये आपके जेनेटिक कोड को डीएनए से राइबोसोम में लेके जाता है, यानी प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा होता है राइबोसोम की। ओके। एमआरएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम की। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर। ये आपके अमीनो एसिड को, इसी अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड को दोस्तों राइबोसोम में लेके जाता है, ये भी वही काम कर रहा है। तो ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को राइबोसोम में ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। ये अमीनो एसिड को लेके जाता है, ये जेनेटिक कोड को लेके आता है। सिंथेसिस, ठीक है। देन आपका लास्ट में आता है आर आरएनए। इसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक, ये क्या होता है? तो ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब राइबोसोम को बनाने में हेल्प करता है। बाकी लोग प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, राइट, ये राइबोसोम को बनाने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये कंबाइन होता है, मैं लिख दे रहा हूं, इट कंबाइंस विथ प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो अगर अब मैं आपसे पूछ लूं, जरा बताओ तीनों की लोकेशन क्या होगी? मैंने आपको बताया कि एमआरएनए डीएनए को लेके जाएगा राइबोसोम में, ध्यान सुनो। मैंने आपको बताया कि एमआरएनए डीएनए को लेके जाता है राइबोसोम में, और भैया डीएनए होता कहां पे? न्यूक्लियस में। इसका मतलब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करता है, क्योंकि टीआरएनए वहीं पर होता है, तो टीआरएनए आपका साइटोप्लाज्म में ही रहता है, इसलिए न्यूक्लियस में नहीं जाता। और आरआरएनए आपके राइबोसोम के अंदर हो जाता है। तो ये इनकी लोकेशन भी ध्यान रखना। तो मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल, राइट। अब एक आपके लिए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, और मुझे याद भी दिलाया करो कुछ लोग भाई कि होमवर्क दिया था। होमवर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे आउट ऑफ 3 मैक्सिमम कौन सा वाला होता है? टीआरएनए होगा मैक्सिमम, आरआरएनए होगा मैक्सिमम, या एमआरएनए होगा मैक्सिमम? तीनों में से मैक्सिमम आरएनए कौन सा होता है? थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, मजा आया? मोशन सिकनेस से कैसे बचें? कम खाया करो।
उसके बाद चढ़ा करो गाड़ी में। बाकी और दूसरा तरीका कल बताऊंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच यार। ओटीओ से परमानेंट कमीशन के चांसेस, भाई तुम ओटीए पहुंच जाओ यार। एक भाई पूछ रहे हैं परमानेंट कमीशन क्या मिलेगा क्या ओटीए से, भाई ओटीए पहुंच जा भाई पहले, सब मिल जाता है। ठीक है, अच्छा करोगे सब मिल जाएगा। सर हम बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, बिल्कुल ऋषभ जी, वही करेंगे। डाइवर्सिटी स्किप, ईयर्स भी हेल्प करते हैं बिल्कुल। ईयर्स ऐसी जगह पे इसीलिए है ना कि बैलेंस वो बना रहे। चलो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर गूगल फॉर्म। बाय बाय, टेक केयर।